नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। आज 4 राज्यों की बात होगी। हम आपको बताएंगे इन 4 राज्यों में क्या चुनावी समीकरण दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत हम गोवा राज्य से करेंगे और आपको बता दें इस वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह गोवा में ही अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री गोवा में 3 पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी गोवा में अपना पूरा चुनावी दमखम दिखा रही है। राहुल गांधी 2 फरवरी को वर्चुअल रैली करने वाले हैं। गोवा में किसकी बनेगी सरकार? 10 मार्च को कौन बनेगा गोवा का मुख्यमंत्री? बीजेपी की वापसी होगी या कांग्रेस के हाथ लगेगी बाजी, या गोवा में आम आदमी पार्टी के हाथ में कोई ट्रम्प कार्ड है? दीदी की टीएमसी गोवा में कितनी कमाल कर सकती है? गोवा में वोट 14 फरवरी को पड़ने वाले हैं, नतीजा 10 मार्च को आएगा। मगर गोवा इस वक्त सोच क्या रहा है, इसे हम आज आपके सामने एक इशारा भर रखने जा रहे हैं। इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम का ये ओपिनियन पोल थोड़ी देर में आपके सामने होगा और पूरी तस्वीर साफ करेगा। हमारे साथ हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च के शशि शंकर सिंह और अमिताभ भूषण। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह पहले तो एक बार अपने हम गेस्ट से जान लेते हैं कि क्या मेथोडोलॉजी है आपकी, आपने कितने लोगों से बात किया, कब आपने ये सैंपल लिया है? सौरभ जी, ये सैंपल 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में लिया गया है। अलग अलग राज्यों में बहुत रिसेंट है ये। जी, बहुत रिसेंट है। गोवा में 3000 से ऊपर लोगों से बात किया गया, मणिपुर में भी 3000 ऊपर लोगों से बात किया गया, उत्तराखंड में 5000 से ऊपर सैंपल लिया गया है और पंजाब में 10,000 से ऊपर सैंपल लिया गया है। और सैंपल के अलावा हम लोगों ने लोगों के बीच में एक क्वालिटेटिव स्टडी भी किया है। मतलब सैंपल के साथ साथ वहां एक अलग टीम गई और लोगों से बात भी की हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कि आखिर उनका रुझान क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। जी अच्छा, ठीक है। और यहां भी जैसे मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट है तो ऐसे में मूड भापना और जरा मुश्किल होता होगा। जी, मूड भापना मुश्किल होता है, लेकिन एक देखिए कोई भी राज्य में थोड़ा एक डेमोग्राफी देखना पड़ता है। गोवा में जैसे भंडारी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, शाश्वत ब्राह्मण कम्युनिटी है, फिशरमैन वहाँ कम्युनिटी है, खासकर वहाँ टैक्सी ड्राइवर वोटर्स हैं। तो उन सबका एक ख्याल रखना पड़ता है कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। टीएमसी और एमजीपी का वहाँ गठबंधन है। आम आदमी पार्टी जोर शोर से लड़ रही है, उनका दावा है कि हम सरकार बना सकते हैं। भाजपा के भी सरकार है तो उनके खिलाफ कितना एंटी इनकम्बेंसी, वो सब देखना पड़ता है। और फिर देखना पड़ता है कि क्या वहाँ पर लोग अभी सोच रहे हैं। जी अच्छा, ठीक है। और आम आदमी पार्टी वहां पर पिछले चुनाव से ही काफी अपना कोशिशों में लगी हुई थी, लेकिन इस बार टीएमसी की एंट्री अभी वो आपके ओपिनियन में दिखाई देगा, लेकिन टीएमसी भी इस बार काफी जोरदार तरीके से एक एंट्री करना चाह रही थी वहां पर। और ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ भी जाने की कोशिश की, हालांकि वो अलायंस नहीं हो पाया। तो ये सारे समीकरण भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं गोवा के। अमिताभ, निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी खास बात यह है कि पहली बार आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं केजरीवाल जी, उन्होंने ये कहा कि गोवा के भीतर भंडारी कम्युनिटी से हम पहली बार चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गोवा के भीतर जो चुनाव रहा है, उस चुनाव में एक नया तुरुप का इक्का उन्होंने अपनी तरफ से डाला है। वो कितना प्रभावी होगा, क्योंकि कम्युनिटी और कास्ट आधारित पोलिंग अगर आप देखेंगे गोवा में तो उस तरीके से नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने कोशिश की है। उस कोशिश का क्या नतीजा निकलने वाला है वो भी इस ओपिनियन पोल में हम बताएंगे। तो इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम ने गोवा की जमीनी हकीकत को 2 क्षेत्रों के आधार पर डिकोड किया। ये भी आपको बता दें, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। जो भी गोवा जाता है वो जानता है कि इन्हीं 2 क्षेत्रों में गोवा बटा हुआ है। और नॉर्थ और साउथ क्या कहता है ये आप थोड़ी देर में अभी देखेंगे। और ये जो सीटें हैं वो आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट 2 ही है, नॉर्थ और साउथ मानी जाती है, और 20-20 सीटें दोनों में है, यानी कि 40 सीटों का पूरा गोवा राज्य है। यानी जिसको भी गोवा जीतना है उसको 21 सीटें कम से कम चाहिए। तो ये नॉर्थ और साउथ की जो डेमोग्राफी है, ये कितनी फर्क है, वहां कितनी कम्युनिटीज हैं अलग अलग तरीके की। और जैसा अभी बता रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी किसी एक खास कम्युनिटी के मुख्यमंत्री को उतारने की बात कहती है तो उसका कितना बड़ा असर होगा, ये भी सारे फैक्टर्स हैं। गोवा की बड़ी लड़ाई वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रही है, लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ इस बार यही 2 दल नहीं है। असल में गोवा का चुनाव अब 4 कोण वाला हो गया है। बीजेपी बिना किसी गठबंधन के लड़ रही है। गोवा ने कांग्रेस ने, माफ कीजिएगा, गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी के साथ गठबंधन किया है। और ममता बनर्जी की पार्टी, जिसने इस बार पहली बार छलांग लगाई है गोवा में, उसने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी के साथ गठबंधन बनाया। ये पुरानी पार्टी है वहां की। गोवा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही है और वही है इस चुनाव का चौथा कोण। तो आप देखते हैं कि आखिर गोवा के जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या हैं। शशि जी, अभी आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा कास्ट कम्युनिटी पर जो है बहुत ज्यादा वोट वहां पर नहीं होता है, और जो कम्युनिटीज भी हैं वो मेरे ख्याल से व्यवसाय की वजह से ज्यादा है वहां पर।
जी जी, व्यवसाय की वजह से ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर वहां देखना पड़ेगा कि वहां एसटी वोट भी और क्रिश्चियन वोट्स भी है, तो उनका एक कभी कभी चॉइस होता है वो किस पार्टी की ओर जाते हैं। अधिकतर देखा गया है जो क्रिश्चियन मतदाता है थोड़ा बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा दिखते हैं। लेकिन क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन या हिंदू नॉन हिंदू वाली तो बात नहीं चलती, या है ऐसा भी? ऐसा है, क्योंकि आप देखेंगे साउथ गोवा में क्रिश्चियन वोट ज्यादा है, नॉर्थ गोवा में क्रिश्चियन वोट्स कम है। आप देखेंगे अभी लोकसभा की जो सीटें है, साउथ गोवा की सीट कांग्रेस के पास है और नॉर्थ गोवा की सीट बीजेपी के पास है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है वहां पर जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी से कोई मजबूत कैंडिडेट है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं तो उसको क्रिश्चियन वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। वहां पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार देखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो कि हम इस बार बाकी राज्यों में ऐसा अभी तक तो नहीं देख रहे हैं। यहां तो लोगों की पहली पसंद पार्टी होती है, आप कह रहे हैं कि गोवा में लोग अपना उम्मीदवार ज्यादा चुनते जी। हैं। यहां पर पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार की तरफ लोग ध्यान देते हैं। तो कितनी बार देखेंगे कि जो उम्मीदवार बीजेपी से जीता, उम्मीदवार शायद कांग्रेस के टिकट पर भी लड़ता है तो जीत जाता है, लेकिन उम्मीदवार की जो छवि है इस बार यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट एक पक्ष था कि जितने सीटिंग एमएलए लड़ रहे हैं वो मैक्सिमम सीटिंग एमएलए बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक मतलब बीजेपी को यहां पर एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है कि हमारे सर्वे में देखने को मिले जी। तो एक तो यह एंटी इनकम्बेंसी हुई अमिताभ कि आप अपने सिटिंग एमएलए को दोबारा चुनाव में उतार रहे, फिर आप 10 साल से हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके पीछे। निश्चित तौर पर देखिए दोनों महत्वपूर्ण हैं, और साथ में ये भी है जिस बात का जिक्र अभी शशि जी कर रहे थे कि चुनाव कैंडिडेट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए कि अभी गोवा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों के बेटे टिकट मांग रहे थे, दोनों बीजेपी से रहे हैं, और उन दोनों की सीट पर वो बड़े संतुलित तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। आप अगर पर्रिकर साहब के बेटे को देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट सिलेक्शन बेहतर होता तो मैं शायद चुनाव में नहीं जाता। तो ये एक बताएगा, वहां परिणाम में वो भी दिखेगा कि कैंडिडेट वाकई कितना महत्वपूर्ण है और पार्टी से आगे निकल के लोग कैसे कैंडिडेट को वोट करते हैं जी। चलिए, तो अब जरा कुछ आंकड़ों की ओर चलते हैं जिसका ज्यादा इंतजार हमारे दर्शक कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम नॉर्थ गोवा से। नॉर्थ गोवा की अगर बात करें तो हमने आपको दिखाया ग्राफिक्स में 20 सीटें हैं यहां पर, और हार और जीत का अंतर जो है वो बहुत कम रहता है, मार्जिन बहुत कम रहता है। कुछ सीटों पर स्थानीय नेताओं का प्रभाव भी होता है। ग्राउंड जीरो रिसर्च टीम के ओपिनियन पोल में पार्टियों को जो वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी के हिस्से में ज्यादा 38% वोट जो है नॉर्थ गोवा में वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 38% वोट शेयर बीजेपी को नॉर्थ गोवा में मिल सकता है। जब नॉर्थ गोवा कहते हैं तो आप समझिए आधा गोवा, तो आधे गोवा में 38%। कांग्रेस और जीएफपी को 20% वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 38 और 20। और एमजीपी और टीएमसी को 13% वोट। पहली बार टीएमसी वहां मैदान में उतर रही है, लेकिन गोमांतक पार्टी पुरानी पार्टी है तो दोनों को मिलाकर के 13% वोट। तीसरे नंबर पर यह गठबंधन जो है वो रह सकता है। और यह बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी कि वहां पर चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी है, जो कम से कम 10 साल से वहां पर कोशिश कर रही है कि कुछ कम से कम पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रही है कि अपने पैर वो वहां पर जमा सके। और बड़े वादों की बौछार अरविंद केजरीवाल ने वहां के लिए की है। बड़ी बहस हुई है वहां पर, खासतौर पर बिजली को लेकर के। और ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को शायद बेहतर करना चाहिए वोट शेयर में, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। 38% बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 20% अपने गठबंधन के साथ, और टीएमसी को भी 13% और आम आदमी पार्टी को भी 13% और अन्य को 16% वोट जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर सीटों की बात करें तो यह वोट शेयर सीटों में कैसे तब्दील होता है, आइए इस पर भी हम एक नजर डाल लें। तो बीजेपी नॉर्थ गोवा में 8 से 10 सीटें जीत सकती है, यानी लगभग आधी सीटें, 20 में से 8 से 10 सीटें नॉर्थ गोवा के अंदर बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 7 से 9 सीटों पर जाकर के सिमट सकती है, और इसके साथ ही नंबर 2 पर बनी रह सकती है। नंबर 3 पर टीएमसी एमजीपी का गठबंधन 1 से 3 सीटें जीतने के साथ, और चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी, जिसे हमारी इस रिसर्च के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही, अन्य को 1 सीट। तो नॉर्थ गोवा, जैसा भी बता भी रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स, नॉर्थ गोवा में बीजेपी डोमिनेंट पार्टी रही है, और वही वोट शेयर में भी और वही सीटों में भी दिखाई दे रहा है। शशि जी जी, देखिए पिछले चुनाव में बीजेपी को 38% वोट आया था, और कांग्रेस और जेपी को मिला दे तो 32% वोट आया था। 1 सीट कांग्रेस फिर भी ज्यादा जीत गई थी कम वोट परसेंटेज लाने के बाद। तो गोवा में एक देखना होगा कि गोवा में बहुत ही छोटी छोटी असेंबली है, 25 से 27 हजार वोटर होते हैं, और 10 से 12 हजार में लोग चुनाव जीत जाते हैं। तो कितनी बार क्या होता है कि आपको वोट शेयर कम आएगा पर आप सीटें ज्यादा जीत लेंगे। तो गैप बहुत ज्यादा है कांग्रेस और बीजेपी के, मतलब वोट शेयर को देखें तो, लेकिन सीट में बहुत ज्यादा नहीं, 8 से 10 बीजेपी को और 7 से 9 कांग्रेस को आ सकती है जी।
और आम आदमी पार्टी का कोई जोर आपको नहीं लग रहा कि कम से कम इस इलाके में आम आदमी पार्टी थोड़ा सा भंडारी कम्युनिटी में वोट गेन कर रही है, पर वो सीट में नहीं बदल पा रही है। लेकिन एमजीपी की अगर बात करें तो उनके पास 2-3 विधानसभा के अद्वैत किले हैं जिसको वो जीत रहे हैं, और एक उम्मीदवार हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रकांत सेठी, उसको आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है, तो वो अभी लड़ाई में आगे दिख रहे हैं, वो जीत सकते हैं चुनाव जी। तो ये जो आपने टीएमसी वाला गठबंधन को नंबर 3 पर रखा है, इसमें ये एमजीपी की वजह से ज्यादा है या टीएमसी की वजह से? ये एमजीपी की सीटें हैं, इसमें टीएमसी की कोई सीट नहीं है। तो अपना कोई आधार टीएमसी का वहां पर नहीं है, भले कोई भी नेता वगैरह जो वहां पर उन्होंने पोच किए हो या दूसरी पार्टियों से आए हो? जी जी, कोई भी नेता वो लाकर लड़ा रहे हैं, लेकिन टीएमसी कोई भी सीट जीतने की स्थिति में अभी नहीं दिख रही है। तो ये नॉर्थ गोवा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। गोवा में जो ज्यादा टूरिस्ट वाला इलाका है उसे वो नॉर्थ गोवा माना जाता है, ज्यादा व्यवसायिक इलाका है वो नॉर्थ गोवा माना जाता है। तो वहां पर बीजेपी बेहतर करती आई और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां पर नंबर 1 पार्टी बनी रह सकती है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि 20-25 हजार वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमिताभ, और वोट शेयर में अंतर बहुत दिखाई दे रहा है, सीटों में उतना नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां मार्जिन और एरर भी क्या हम माने कि ज्यादा होगा? निश्चित तौर पर देखिए, मार्जिन और एरर का जो एक स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं उसको यहाँ भी हम लेके चलेंगे, लेकिन कुल मिला के ये है कि वो परसेंटेज में भले आप उस मार्जिन एरर को काउंट करें, पर क्योंकि हमने क्वालिटेटिव भी किया है, तो हम जब ओपिनियन पोल का रिजल्ट बता रहे होते तो क्वालिटेटिव के अध्ययन को भी हम जब जोड़ के बता रहे हैं, तो वो प्रतिशत निश्चित तौर पर जो एरर का हिस्सा है वो बहुत कम हो, उसकी पूरी गुंजाइश है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का फर्क भी बता दीजिए आज। क्वालिटेटिव में ऐसा होता है कि हम जब जिस भी इलाके में हम काम कर रहे होते हैं, वहां के ऐसे लोग जो मतों को प्रभावित करते हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके बीच जाते हैं और हम अंतिम गांव तक या शहर के उस इलाके तक पहुंचते हैं जहां लोगों की राय बनती है, जहां से तय होता है, तो वहां तक पहुंच के हम चीजों को समझते हैं, ओपिनियन मेकर से बात करते हैं, वोटर से बात करते हैं, उसके आधार पर एक राय बनाते हैं, और फिर वहां के जो मसले निकल के आते हैं उस बातचीत में, उन मसलों को हम अपने सवाल में रखते हैं। वो सवाल लेकर हमारे जो बाकी के साथी फील्ड में होते हैं, जो ओपिनियन पोल के लिए जाते हैं, तो ओपिनियन पोल में एक पूरी प्रश्नावली होती है जहां उनसे उस प्रश्नावली के आधार पर पूछा जाता है कि इस सवाल का कौन सा विकल्प आप चुनते हैं। उसके आधार पर हम एक ओपिनियन पोल का रिजल्ट तैयार करते हैं, जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो ओपिनियन पोल में एरर की जो गुंजाइश होती है उसको कम करने के लिए ही पहले हम क्वालिटेटिव करते हैं। ठीक है, ये हम अभी केवल नॉर्थ गोवा की बात आपको दिखा रहे थे। साउथ गोवा में क्या तस्वीर बदलेगी ये अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर क्या फर्क है नॉर्थ और साउथ गोवा के अंदर, शशि जी? पूरी डेमोग्राफी का फर्क है। अगर आप नॉर्थ गोवा में जाएंगे तो नॉर्थ गोवा में क्रिश्चियन वोट्स ना के बराबर है, वहीं साउथ गोवा टोटली जितनी मेजॉरिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंसी है वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड सीट्स हैं, तो वहां पर क्रिश्चियन मतदाताओं का बहुत बड़ा रोल रहता है साउथ गोवा में। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है डेमोग्राफी का। और नॉर्थ गोवा बीजेपी का अगर आप गढ़ करें तो आप साउथ गोवा को कांग्रेस का गढ़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि साउथ गोवा के जो वीएमपी हैं वो कांग्रेस से हैं और नॉर्थ गोवा के जो वीएमपी हैं वो बीजेपी से हैं। देखिए, ये सवाल बार बार लोगों के जहन में आएगा कि वोट शेयर इतना ज्यादा और सीटों में जो अंतर है वो बहुत कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो बताइए, ये पिछली बार की तुलना में नॉर्थ गोवा में बीजेपी के लिए गेन है सीटों में, वोट शेयर में, या लगभग उतना ही है? थोड़ा सा गेन है, 0.5% का गेन है। और यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले ही बताया कि पिछले बार बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से 5% ज्यादा होने के बावजूद कांग्रेस इस इलाके में ज्यादा सीट जीती थी। तो गोवा में ये होता है, नॉर्थ में अच्छा वोट बीजेपी को ज्यादा मिला लेकिन सीट कांग्रेस को ज्यादा। 38% वोट बीजेपी को पिछले बार आया था और 32% वोट आया था कांग्रेस जीएफपी को। कांग्रेस जीती, जीएफपी जीती थी 9 सीट और बीजेपी जीती थी 8 सीट। ठीक है, तो इसका वही अभी जो आप अंतर बता यही बता रहे हैं, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। जी जी, तो हो सकता है कि आप 5 कंस्टिट्यूएंसी में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हो और उसी में वोट आ रहा हो और ओवरऑल बहुत खराब आप लड़ रहे हो, तो उधर वोट आपको नहीं आ रहा हो। तो ये एक बार एक कंपैरिजन हम कर लेते हैं 2017 और इस बार के 2022 के हमारे इन रुझानों के बीच में क्या अंतर आ रहा है, तो देखते हैं। ये आपके सामने है। अब तुलनात्मक बीजेपी जो है इस बार 8 से 10 सीटें जो है नॉर्थ गोवा में जीत सकती है, हमारा अनुमान है। और कांग्रेस और जीएफपी जो है वो 7 से 9 सीटें सबने आपको बताया, और टीएमसी एमजीपी के साथ मिलकर 1 से 3, और आम आदमी पार्टी को इस बार कुछ हासिल होता हुआ नॉर्थ पे दिखाई नहीं दे रहा है और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। ये हमारा जो इस बार का सर्वे है वो हम आपको बता रहे हैं, और पिछली बार से इस बार क्या अंतर है वो भी आपके सामने थोड़ी देर में आएगा। लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट बात हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताई कि छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने की वजह से बहुत अंतर पड़ जाता है, वोट किसी को ज्यादा मिल जाता है लेकिन सीट कोई और निकाल करके ले जाता है। तो ऐसा अक्सर जो है वहां पर देखने में आ रहा है। 2017 में बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और आईएनसी जीएफपी को
मिलाकर के 9 सीटें, एक सीट ज्यादा मिली थी, लेकिन वोट बीजेपी को ज्यादा था। एमजीपी को एक सीट मिली थी, आम आदमी पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी लेकिन कोई सीट नहीं निकाल पाई थी, और अन्य को 2 सीटें यहां पर हासिल हुई थी। तो नॉर्थ में आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटा फैक्टर भी जो है वो किसी सीट पर हार जीत के लिए एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन सकता है। एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा गोवा के लोगों के लिए कितना बड़ा फैक्टर है, मुद्दा है। एक युवा मुख्यमंत्री अगर वहां दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी मनोहर पर्रिकर की लेगेसी के बाद, तो क्या वो लोगों के दिल में घर कर पाए? देखिए, जब पर्रिकर जी थे तो मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अब पर्रिकर जी तो रहे नहीं, उनकी एक अलग छवि थी गोवा में। अभी जो मुख्यमंत्री हैं, नो डाउट उनका भी एक रोल रहेगा, लेकिन इस बार के चुनाव में मुझे नहीं देखने को मिला कि मुख्यमंत्री के चेहरे का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। पर ऐसा नहीं है कि उनका चेहरा लीड करके बीजेपी जा रही है तो उससे कोई एज उनको मिल रहा हो? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के चेहरे के साथ जब बीजेपी जाती है तो बीजेपी को उसका लाभ मिलता है। उस तरह का कोई लाभ गोवा में प्रमोद सावंत जी के चेहरे के साथ मुझे देखने को अभी नहीं मिल रहा है, हमारे सर्वे में भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा कोई चेहरा किसी और के पास भी नहीं है कि वो उसको प्रोजेक्ट करे तो उसको कोई एज मिले? नहीं, सबकी ऐसी स्थिति। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के चेहरे में जब हम आएंगे, हम उस मतलब सवाल पर जब हम दिखाएंगे ग्राफिक, तो हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री में बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो अदर्स के साथ गए हैं, मतलब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। अच्छा, अभी देखिए लोग बस ये सोच रहे होंगे कि हम नॉर्थ गोवा पर अटक गए, साउथ गोवा में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल आधे का फर्क है। आधा सीटें जो हैं वो नॉर्थ में, आधी साउथ में। तो साउथ थोड़ी देर में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब इतना तो तय हो गया कि नॉर्थ गोवा में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, भले ही बहुत ज्यादा अंतर ना दिखाई दे रहा हो। अगर आप डिफरेंस में भी देखें तो 1 सीट का अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये साउथ में जाकर के फर्क इतना ही रहेगा या कोई पार्टी गैप बढ़ाती है और क्लियर मार्जिन के साथ कोई दल या कोई गठबंधन जीत की ओर बढ़ेगा? जब हम साउथ की बात करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें अमिताभ जी, तो आप सबसे बड़ा मुद्दा गोवा का क्या है? कोरोना की वजह से टूरिज्म पर बहुत बड़ा असर पड़ा और वहां की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जा रही है आज के जमाने में, जब से माइनिंग बंद हुई है, या माइनिंग शुरू कराने के वायदे जिन लोगों ने किए हैं, पार्टियों ने किए हैं, वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है वो बेरोजगारी से है। आप उसमें कोरोना को भी जोड़ के देख सकते हैं, और पीछे की जो परिस्थितियां रही हैं कोरोना के पहले की भी, उसको भी अगर आप जोड़ के देखेंगे तो हमारे ओपिनियन पोल में लगभग 22% लोगों ने बहुत साफ तौर पर मुद्दे के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट को माना है कि इस चुनाव में पोलिंग के लिए ये उनका आधार विषय, आधार मुद्दा होगा। उसके बाद जो जीवन जीने की जो कॉस्ट है, वो जो बढ़ा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई को भी 14.67% लोग गोवा के भीतर मसला मान रहे हैं, मुद्दा मान रहे हैं इस चुनाव के लिए। उसी तरीके से करप्शन, भ्रष्टाचार के मामले पर आप देखेंगे तो 13.90 लोगों ने भ्रष्टाचार को इस चुनाव के लिए अपना मुद्दा माना है, मसला माना है। इसी क्रम में आप बढ़ेंगे तो जिसका जिक्र आपने किया है, खनन का जिक्र किया है, उसको भी लोगों ने माना है, पीने की पानी को लोगों ने मसला माना है। तो इस तरीके से करीब 14 अलग अलग मसलों पर हमने लोगों से राय जानी कि आपके लिए इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या है, जिस पर आप मतदान करने वाले हैं। वो प्रतिशत में हम वो थोड़ी देर में दिखाएंगे भी कि किस तरीके से, किस मसले पर लोगों ने क्या कहा है। अच्छा, हमारे साथ गोवा के दिग्गज नेता जुड़ रहे हैं इस वक्त। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के दावेदार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत हमारे साथ हैं। दिगंबर जी, बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। ओपिनियन पोल की हम बात कर रहे हैं गोवा के, और नॉर्थ गोवा में बराबर किसी टक्कर आपकी और बीजेपी के बीच में लग रही है। आप तो खुद जमीन पर घूम रहे हैं। गोवा की जनता का मूड आपके अनुसार क्या है? और जो लोग सोच रहे हैं कि गोवा में इस बार फ्रैक्चर्ड मैंडेट भी आ सकता है, उस गुंजाइश पर क्या कहेंगे? हम गोवा की अलग अलग भागों में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। गोवा की जनता का एक ही निर्धार है, अब की बार कांग्रेस सरकार, इस बार बीजेपी सरकार को वापस नहीं लाने का निर्धार गोवा की प्रजा ने किया है, जो आज उनकी आवाज़ से हमको मालूम पड़ता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार गोवा में कांग्रेस की सरकार गोवा की प्रजा प्रस्थापित करके रहेगी। लेकिन कोई बुनियाद, इसके ये बेसिस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार आएगी ही आएगी? इस सरकार ने जो कर्म किए हैं 10 साल में, इस कर्म का हिसाब, अपने कर्मों का हिसाब इनको चुकाना पड़ेगा।
आप पूछेंगे उन्होंने क्या कर्म किए हैं, इन्होंने क्या कर्म करने का छोड़े हैं। सबसे पहले 2012 में जब ये सरकार सत्ता में आई थी तब इन्होंने लोगों से वादा किया था कि पेट्रोल 60 रुपया में देंगे, गैस सिलेंडर 400-450 रुपया में देंगे, चाहे देश में कितने भी रेट बढ़ जाए। आज पेट्रोल बढ़ गया 100 रुपये के ऊपर है और गैस सिलेंडर 1000 के करीब है। कहाँ गए ये वादे? झूठे वादे करके सत्ता में आई थी सरकार, लोगों को आज मालूम पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4000 महीने का देने का वादा किया था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के लोगों के साथ। एक नया पैसा बच्चों को नहीं दिया, एजुकेटेड लोगों को नहीं दिया, सिर्फ फॉर्म भर के लिया लोगों से। तो लोग बोलते हैं इनको आने दो, हम इनसे हिसाब मांगेंगे। क्या किधर गया वो 4000 रुपये, किधर गए गैस सिलेंडर के डिफरेंसेस? तो ये जो काम उन्होंने किया है और आज गए 5 साल में जो नया माहौल जो बना है, यहाँ 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स लाने का कोशिश कर रहे हैं, गोवा को कोयले का हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के आरोग्य से खेल रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ इज द न्यू मंत्रा फॉर एनी कंट्री एनी स्टेट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? कोविड का इतना मिसमैनेजमेंट किया गया कि 15 लाख पॉपुलेशन है, 3500 लोग मृत्यु पड़ गए, उनको मृत्यु हो गई, हमको छोड़ के चले गए। 300 लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मर गए। ये तो हत्या है, 300 लोगों की सरकार ने हत्या की है। ऑक्सीजन सप्लाई करना अपने हॉस्पिटल में सरकार का कर्म रहता है, सरकार का काम रहता है। अच्छा सरकार का काम है कि लोगों की हेल्थ का पूरी तरह से अपनी ये देखना। ये तमाम मुद्दे हैं, आपने ठीक कहा। हमारे सर्वे में भी कई बातें आई हैं जिनका जिक्र आपने किया। अब 2017 की लेकिन बात करें तो तब भी आपको ज्यादा सीटें मिली थी कामत साहब, सरकार आप नहीं बना पाए और उसकी वजह थी आपकी पॉलिटिकल रिएक्शन में हुई देरी, जिससे पल भर में सारे हालात बदल गए थे। तो ऐसा कोई ब्लंडर आपकी तरफ से इस बार नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? दो 2017 में जब हम जीत गए थे, लोगों को, गोवा की प्रजा को उस टाइम पे भी मालूम पड़ा था कि बीजेपी सरकार को नहीं लाने का है, इसलिए उन्होंने मैंडेट कांग्रेस की पक्ष में दिया था। हमारे 17 + 1 18 एमएलए चुन के आए थे, हम 9 से 18 पे पहुंचे थे और बीजेपी 21 से 13 पे पहुंची थी। सरकार फॉर्म करना हमारा मूलभूत हक था क्योंकि मेजॉरिटी हमारे साथ थी। तब यानी 5 साल पहले लोगों को मालूम पड़ा था कि बीजेपी गोवा के लिए सही पार्टी नहीं है, लेकिन हमारी लीडरशिप से उस टाइम पे थोड़ी देरी हो गई फॉर्म करने में। उसका फायदा बीजेपी के लोगों ने उठाया क्योंकि उनकी सत्ता सेंटर में है। लेकिन इस बार हमारे वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जी ने कहा है, उन्होंने तो कहा कि हम माफी मांगते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं, लास्ट टाइम हमने जो डिले की उसके कारण हमको सरकार मिल नहीं सका, लेकिन इस बार हम वादा करते हैं ऐसी कुछ भी गलती डिले हम नहीं करेंगे और हम देखेंगे कि हमको क्लियर बहुमत मिलेगा और हम सरकार फॉर्म करेंगे। अहमद साहब, लेकिन आप आश्वासन दे भी तो भी कांग्रेस को वोट देने वाले जो मतदाता हैं उनके मन में तो ये खदशा हमेशा बना रहेगा ना कि जीतने के बाद उनका विधायक कहीं पाला ना बदल ले। इस बार इसे रोकने के लिए क्या करेंगे आप? उस टाइम पे भी सरकार विधायक हमारे छोड़ के पहले नहीं गए थे, हमारे विधायक छोड़ के बाद में चले गए, लेकिन उसमें भी आज एक अच्छा माहौल निकल गया है। जो छोड़ के गए थे 10 लोग, उनमें से एक को भी हमने आज टिकट नहीं दिया है, पार्टी में सम्मिलित नहीं किया गया। एक क्लियर पॉलिसी ले ली पक्ष ने। पहली बार मेरे ख्याल से गोवा के इतिहास में कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया है कि जो डिफेक्ट करके गया उसको पार्टी में वापस एंट्री बंद की गई। आज काफी लोग पीछे पड़े थे पार्टी के, हमको टिकट दो, हम वापस आना चाहते हैं। पार्टी ने कहा नहीं, 10 लोगों को हम एडमिट नहीं करेंगे, यानी नहीं करेंगे। हमने नए फेसेस आज लोगों के सामने रखे हैं जो लोगों की डिमांड थी। 40 में से कम 30 हमारे कैंडिडेट है, वो हमारे न्यू फेसेस है और लोगों में एक अच्छी ये है कि आपने न्यू फेसेस दिए, हम इस बार आपको ही मदद करेंगे। ये ठीक है कि बीजेपी को 10 साल हो गए सरकार में, लेकिन उनका प्रचार बहुत जोरदार चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस वो गोवा में डटे हुए हैं, गृहमंत्री अमित शाह गोवा में प्रचार कर रहे हैं आज भी। तो गोवा जीतने के लिए आपका मंत्र क्या है? हमारे जीत का मंत्र है गोवा का राज गोवा के लोगों के हाथ में। कोंकणी में कहते हैं क्या है तो गोयचो राज गोयचो कारभार गोयकाराच्या हातात, म्हणजे गोवा के हाथ में, गोवा के लोगों के हाथ में गोवा की सरकार, ये हमारा मूल मंत्र है। और हम चाहते हैं कि हम प्रजा का आवाज सुने,
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रजा का आवाज सुना था। मैं जब मुख्यमंत्री था 7 और 12 के बीच 5 साल में मुख्यमंत्री था, आज भी लोग याद करते हैं, कहते हैं आपका कार्यकाल एक प्रॉस्पेरिटी का कार्यकाल था, गरीब लोगों के हाथ में पैसा आया, गरीब लोग सुखी हो गए। और बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल एक पॉवर्टी का कार्यकाल रहा, पीरियड ऑफ पॉवर्टी, यहाँ लोग गरीब हो गए, गरीब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। आज रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, मोटरसाइकिल पायलट, चने बेचने वाले, फूल बेचने वाले लोग रोते हैं। माइनिंग बंद किया, पर्रिकर ने तो माइनिंग बंद कर दिया गया। आज माइनिंग के डिपेंडेंट वाले वो भी रोते हैं, वो भी रास्ते पे है, ट्रक वाले रास्ते पे है, बार्ज वाले रास्ते पे है, रेस्टोरेंट वाले रास्ते पे है, सब रास्ते पे है। इस सरकार ने तो सबको रास्ते पे लाया, टैक्सी वाले रास्ते पे है। आज टैक्सी वाले को पूछो, 12,000 का मीटर बनाने का कंपलसरी किया उन्होंने। फ्रीडम फाइटर के लड़के बेटे बेटियां वो रास्ते पे है। 60 साल का स्वतंत्रता का साल मना रहे हैं, 60 साल हो गए हमको स्वतंत्र होके, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को आज तक जॉब नहीं दिया इस सरकार ने। तो इसका लोगों का क्या कहना है? ये जो अनरेस्ट है, अभी कुछ दिन पहले आंगनवाड़ी के वर्कर्स और हेल्पर्स मुख्यमंत्री के बंगले के सामने रात भर तैयार थे वहां ठहरने के लिए, एक सबको रास्ते पे लाके छोड़ दिया। दिगंबर जी, आप गोवा में लगातार घूम रहे हैं और आप मुख्यमंत्री रहे हैं, सीधे सीधे पूछें, आप लोगों की नब्ज पर जब उंगली रखते हैं तो क्या पता चलता है? हम प्रजा के ऊपर छोड़ रहे हैं। प्रजा चाहती है कि कांग्रेस की सरकार वापस आए। हम जब घूमते हैं, पीपल्स पल्स हमको मालूम पड़ता है। लोग मुझे हाथ मिला, मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो सब टैक्सी वाले आके मुझे हाथ देते हैं, साहब आ जाओ, गोवा को बचाओ, नहीं तो गोवा खत्म हो जाएगा। हमको श्वास लेने को नहीं मिलेगा, हमको कोयले का ये लेना पड़ेगा, धुआं लेना पड़ेगा अंदर, ऐसा लोगों का कहना है। हमको मुक्ति दिलाओ इससे। और इसीलिए मुझे गारंटी है कि इस बार लोग वो टीएमसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आम आदमी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और कांग्रेस के पीछे खड़े होंगे, कांग्रेस का राज वापस लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कामत साहब। और बता दें, थोड़ी देर में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दावे तो आपने सुन लिए, लेकिन उससे पहले अब जरा नॉर्थ गोवा के बाद साउथ गोवा का हम रुख कर लें। यहां भी बराबर 20 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर ग्राउंड जीरो रिसर्च की ओपिनियन पोल की टीम जो पहुंची है, उसने वोट शेयर के लिहाज से जो प्रोजेक्शंस दिए हैं वो देखते हैं वो क्या है। उसमें कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को यहां पर पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी को 32% वोट शेयर साउथ गोवा में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 41%, काफी अंतर है यहां पर वोट शेयर के अंदर साउथ गोवा में। और टीएमसी एमजीपी यहां भी तीसरे नंबर का गठबंधन है 12% वोट शेयर के साथ, और आम आदमी पार्टी यहां भी चौथे स्थान पर है 7% वोट परसेंटेज के साथ, और अन्य को 8% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्थिति बिल्कुल पलट गई, आपने देखा नॉर्थ में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही थी, साउथ गोवा में बराबर सीटें हैं, वोट प्रतिशत जो है वो बीजेपी का घट गया और कांग्रेस पार्टी का बढ़ गया और अंतर 9% का है। इसको जरा सीटों में अब हम इस वोट शेयर के ट्रेंड को अगर तब्दील करते हैं तो बीजेपी यहां से 6 से 8 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस जीएफपी 10 से 12 सीटें जीत सकती है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी थोड़ा आगे निकलती दिखाई दे रही है। एमजीपी टीएमसी 1 से 2 सीटें निकाल सकती है। साउथ गोवा में आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल सकता है, यहां पर 2 सीटों तक आम आदमी पार्टी जो है वो पहुंच सकती है, और अन्य जो है वो उनका साउथ में जो है कम से कम कोई प्रभाव किसी और भी छोटे दल का या निर्दलीय उम्मीदवार का दिखाई नहीं दे रहा। तो ये आपके सामने अब साउथ गोवा की तस्वीर जो है वो आ चुकी है, और इसके साथ ही गोवा की तस्वीर जो है वो ऐसा बता रही है कि गोवा शायद इस बार भी असमंजस में ही रहे, क्योंकि जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बड़े कम मार्जिन से हार जीत का अंतर तय हो जाता है, और गोवा कंप्लीट पिक्चर जो है वो आपको लगभग वैसा ही ट्रेंड जो है दिखा रही है। तो पूरे गोवा की तस्वीर ये है आपके सामने। बीजेपी को 35% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम पूरे गोवा की बात कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन्स को मिलाकर के, तो बीजेपी को 35% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस जीएफपी को 31%, ये इंटरेस्टिंग है, वोट शेयर में 4% कम बीजेपी से। टीएमसी एमजीपी 12% पर आकर के ठहर सकती है। आम आदमी पार्टी को 10% वोट शेयर मिल सकता है और अन्य को 12% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई देता है। तो वोट प्रतिशत में आप देखेंगे तो बीजेपी अब भी लीड करती हुई दिखाई दे रही है 35% के साथ, कांग्रेस पार्टी 31% के साथ नंबर 2 पर। सीटों में पूरे गोवा की तस्वीर क्या दिखाई देती है, मतलब गोवा
किसके साथ जा सकता है। तो बीजेपी को 14 से 18 सीटें और कांग्रेस पार्टी और जीएफपी को 17 से 21 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टीएमसी एमजीपी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी कुल जमाकर 2 सीटों तक सिमट कर रह सकती है और अन्य की अगर आप बात करें तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। तो ये आपके सर्वे के हिसाब से शशि, गोवा की तस्वीर तो ये है जो आप बताई, जो पहले भी आप कह रहे थे कि ऐसा उलटफेर हो जाती है। यहां पर वोट शेयर में बीजेपी आगे, सीटों के प्रोजेक्शन में कांग्रेस पार्टी आगे, लेकिन उतनी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि बस मेजॉरिटी भर तक पहुंच जाए ऐसी गुंजाइश दिखती है। जी, पिछले बार भी अगर देखेंगे तो कांग्रेस की 4% वोट शेयर कम था, लेकिन कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी। इस बार आप देखेंगे कि बीजेपी का भी वोट शेयर 4% के अंदर है, लेकिन कांग्रेस की जो सीटें हमने दी है 17 से 21, तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस 17 के ऊपर रहेगी। कांग्रेस जेपी जो गठबंधन वो 17 के ऊपर रहेगी और बीजेपी की जो हमने सीटें दी हैं इस एरिया में, जो अपने सीटें बीजेपी की दिखाई वो दिखाई 14 से 18, तो बीजेपी 14 के ऊपर जाएगी, 18 क्रॉस नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जो एमजीपी टीएमसी उसको हमने 2 से 4 दिया है, तो ये 2 मिनिमम तो जीतेंगे ही और 4 तक भी जा सकते हैं। और आपको 0 से 2 हमने दिया, मतलब आम आदमी पार्टी 2 सीट में लड़ाई में, अभी कोई सीट जीतने की स्थिति में एकदम कंफर्म नहीं है। हालांकि इनके एक उम्मीदवार जिनको अन्य में हमने रखा, जो चुनाव जीत रहे हैं, चंद्रकांत सेठी, उसको आप अगर आपके खाते में गिने तो ये 1 से आप 3 भी बोल सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि एक तो पहले ही आप कांग्रेस पार्टी अलायंस को आगे दिखा रहे हैं और दूसरा आप दे रहे हैं कम से कम 2 सीटें टीएमसी के गठबंधन को, तो और जो कि पहले से ही चाह रही थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस हो जाए, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं हो पाया। कांग्रेस नहीं चाहती थी क्योंकि उनका आरोप था कि टीएमसी ने हमारे नेताओं को तोड़ा है, हमारे नेताओं को अपने दल में शामिल किया है, तो हम इनके साथ अलायंस क्यों करें। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो एक बड़ा नेचुरल अलायंस बनता हुआ दिखाई देता है ये इलेक्शन के बाद। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये जो एमजीपी टीएमसी जो जीत रही हैं, ये चुनाव बाद बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं। ये जो गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक अभी कांग्रेस के साथ है, ये चुनाव बाद भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं और ये भी हो सकता है कि एमजीपी कांग्रेस को समर्थन दे दे। तो राजनीति में कौन किसके साथ, अभी जो ये टीएमसी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का गठबंधन दिखाई दे रहा है, टीएमसी और पता आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद रहे ना रहे, इसमें से एक निकल के इधर आ जाए। कोई कहीं भी जा सकता है। आप देखे होंगे किसी भी स्टेट में हो कैसे रहा है, कोई भी सरकार बना सकता है, लेकिन देखिए वहां कांग्रेस की सरकार तभी बनेगी, मेरा मानना है, जब वो क्लियर मेजॉरिटी ले ले। अगर मेजॉरिटी वो कम रहेंगे तो आप जानते हैं कि अगर आप देखिए, अगर पास्ट रिजल्ट जिस तरह बीजेपी ने सरकार बनाया है, तो आप इस पर क्या बोलेंगे। वो तो अभी कामत साहब भी बता रहे थे कि 13 सीट पिछली बार जो है वो बीजेपी को मिली थी, ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को। मेजॉरिटी के लिए उनको बहुत ज्यादा विधायकों की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतनी हिला हवाली हुई, इतनी देरी हुई, उनके सीनियर लीडर जो दिल्ली से गए थे वो होटल में बैठे रह गए और इधर से पीछे से भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया और अपने साथ बाकी लोगों को शुमार कर लिया। लेकिन ये एक बार हो सकता है अमिताभ, अगर आपके प्रोजेक्शन के मुताबिक दूसरी बार भी कांग्रेस पार्टी बहुत नजदीक है मेजॉरिटी के, दूसरी बार भी ऐसा कारनामा बीजेपी कर पाएगी, इसकी क्या गुंजाइश लगती है। हालांकि ये सवाल बड़ा लोडेड सवाल है, हाइपोथेटिकल सवाल है। जी सौरभ जी, एक चीज और भी आप देखेंगे कि इन सारी परिस्थितियों का, इस सवाल के, इसके मजमून का पूरा अंदाजा कांग्रेस को भी है। इसीलिए आप देखेंगे तो उत्तराखंड के भीतर कांग्रेस ने अभी एक प्रयोग किया है, वो शपथ विधि करा रही है अपने कैंडिडेट्स को। तो संभव है कि गोवा में भी शपथ कराया जाएगा चर्च के भीतर, मंदिर के भीतर, जहां उनकी आस्था होगी। तो ये कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि विधायकों को अगर हम शपथ दिला दें तो शायद वो आगे नहीं जाएंगे। पर वो कहा जाता है ना कि कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो ऐसे में जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, भविष्य में वो अपने खुटे के साथ बंधे रहेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। शायद वो भी ये निश्चय नहीं कर पा रहे होंगे कि भविष्य में वो क्या करेंगे। सौरभ जी, गोवा में ऑलरेडी ऐसा हुआ है। गोवा में जितने विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, उम्मीदवार, उन सबको चर्च में और मंदिर में शपथ दिलाई गई है कि आप चुनाव बाद पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। ऑलरेडी करा दिया गया है। तो ये तो उनका मतलब, उनको डर पहले से है इस बात। हाँ, अब अगर हम राजधानी पणजी की बात करें, कौन जीतेगा पणजी? गोवा का एक और बड़ा सवाल है। पणजी में पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी के टिकट पर नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वहां पर हैं। और बीजेपी ने यहां से सिटिंग एमएलए बाबूश मोन्सराते को टिकट दिया है, जिन पर कई किस्म के आरोप भी हैं। इसी सीट को लेकर के थोड़ी देर पहले उत्पल पर्रिकर से बात की हमारे संवाददाता जयप्रकाश ने। देखिए, बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के आला कमान ने, हाईकमान ने आपको 3 सीटें ऑफर की थी, मापसा की और 2 और। जैसे कि मेरी अध्यक्ष से बात हुई, अब वो बोल रहे हैं मुझे पहले मारगांव की दी थी और फिर कलंगुट की दी थी। दोनों ऑप्शंस मेरे लिए देना संभव नहीं था। ये ऐसे ऑप्शंस देने के लिए दिए थे ऐसे लग रहा था, बट ये मतलब मुझे कोई कहाँ से भी जाके एक राजनीतिक फुटबॉल बन के कहाँ से कि चुन के आना है, ये मेरा मुद्दा नहीं है।
मुझे यहाँ पे पंजाब में जो हो रहा है वो पसंद नहीं है। ओके। इस व्यक्ति के जिसने आते ही अपने बेटे को मेयर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में कब से ये होने लग गया। मनोहर पर्रिकर के भारतीय जनता पार्टी में कोई एमएलए बनता है, उसकी वाइफ मिनिस्टर बनती है, उसका बेटा वही सिटी से मेयर बनता है, ये कभी हो ही नहीं सकता था। लेकिन उत्पल जी, सीएम से मेरी बात हुई प्रमोद सावंत से, वो कह रहे हैं कि हम तो उत्पल को एडजस्ट करने के लिए तैयार थे, हम तो उसको कलंगुट, मापसा, मड़गांव कई सीटों पर मेरा वो जो यार्ड स्टिक अन्य राजनेताओं की तरह मुझे लगा रहे, वो उन्होंने नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट एडजस्टिंग मी एनीवेयर। मुझे सिर्फ कहाँ से चुन के नहीं आना है। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर दैट। इनफैक्ट मैं सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाबूश के साथ लड़ना, वो भी निर्दलीय, आसान नहीं है। बट मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? मनी एंड मसल पावर सबको मालूम है। व्हाई शुड आई रिपीट इट? हाँ, सो ऐसे परिस्थिति में इफ आई एम फाइटिंग अ टफ बैटल, आई एम फाइटिंग पुटिंग एंड रिस्किंग माई एंटायर, मतलब राजनीतिक जो भविष्य है वो मैं दाव पे लगा रहा हूँ। और अब सबसे बड़ा सवाल, इसका जवाब सब जानना चाहते हैं कि गोवा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 10 मार्च के बाद गोवा में सीएम पद की शपथ कौन लेगा, कौन नेता अपनी कैबिनेट बनाएगा। गोवा के लगभग 27% वोटर मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को ही सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। लगभग 17% वोटर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर दिगंबर कामत को सीएम की कुर्सी पर बैठा देखना चाहते हैं। 12% वोटर ऐसे हैं जो विश्वजीत प्रताप सिंह राणे को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई 8% वोटर्स की पसंद है। यहां आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की नजर में मुख्यमंत्री का चेहरा वो सबसे ज्यादा पॉपुलर वो कौन है। तो ये है वो फहरिस्त जिसमें प्रमोद सावंत टॉप पर है। लेकिन हमारा सर्वे ये कह रहा है कि भले ही ज्यादातर लोगों को वो एक युवा मुख्यमंत्री है, इस नाते ज्यादा लोगों को पसंद आते हो, लेकिन यह बात सही है कि वोट ज्यादा लेने के बावजूद सीटों में उनकी पार्टी पिछड़ सकती है। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अमित शाह जी के साथ गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे साथ इस वक्त वो जुड़े हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। प्रमोद सावंत यंग लीडर हैं, एक डायनामिक प्रोफाइल है और वो फिर से मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। सबसे ज्यादा 27% लोग उन्हें फिर से सीएम बनाना चाहते हैं। उनका स्वागत हम करते हैं इंडिया टीवी पर। प्रमोद जी, ओपिनियन पोल हम दर्शकों को दिखा रहे थे, आप खुद मैदान में हैं, आपकी अपनी रीडिंग क्या कहती है? पहले तो हमें यह बताइए, 10 मार्च को गोवा को क्या कोई नई डायरेक्शन मिलने वाली है? सबसे पहले धन्यवाद, आपने आज कंटिन्यूसली जो प्रचार सभा में मेरे साथ में भाग ले रहे हैं। और रही बात ओपिनियन पोल की, डिफरेंट चैनल्स के डिफरेंट एजेंसीज के ओपिनियन पोल आ रहा है। हर एक ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेजोरिटी दिखा रहा है। 18 से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। लेकिन बात इसकी नहीं है, जब से इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, मैं पूरे गोवा भर में सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे विजिट हो चुके हैं। मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों को हर वक्त मिलता हूँ, हर किसी को मिलता हूँ। मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार रिपीट कर रही है। डबल इंजन के सरकार ने जिस तरह से काम किया है, तो लोग डेफिनेटली फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ जिता रहे हैं। अब हमारे सर्वे में तो बहरहाल आप थोड़ा पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, फिर भी ये आपकी रीडिंग है। आपने नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन्स में कैंपेन किया है। जनता की ओपिनियन आपके मुताबिक, और क्या जनता बीजेपी सरकार को रिपीट करना चाहती है? हां आपका जवाब जरूर होगा, लेकिन क्यों, क्या बड़ी वजह है आपके इस दावे की? जनता एक्चुअली डबल इंजन के सरकार का काम एक्चुअली जो उन्होंने देखा है, आज तक 50 साल में जितना काम नहीं हुआ था, उतने अच्छा काम डबल इंजन के सरकार ने इस बार, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट में हो, या इस कोविड कार्यकाल में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत योजना निकाली, वही योजना हमने स्वयंपूर्ण गोवा बोल के हर एक गांव तक पहुंचाई। और उसी योजना के अंतर्गत गांव-गांव में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी तक हम पहुंचे। इसका फायदा आज हमें मिल रहा है। लोगों का मूड भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत देने का है। इस बार लोग न कि एमएलए चुन के दे रहे हैं, फिर भी इस बार भाजपा की सरकार चुन के दे रही है। और डबल इंजन के सरकार से फिर एक बार यानी गोवा की डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं। गोवा में लेकिन हम सावंत साहब एक बड़े कांटे की टक्कर देख रहे हैं। आपको ये इतना एक तरफा चुनाव क्यों लग रहा है? मैं फिर से वही कह रहा हूं कि एक कांटे की टक्कर नहीं है। भाजपा को पूर्ण बहुमत लोग दे रहे हैं,
क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमारी सरकार ने किस तरह से लास्ट 10 साल में काम किया है और हमारा पहला गवर्नमेंट है जिन्होंने मैनिफेस्टो देने के बाद रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया। वही रिपोर्ट कार्ड लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं और वही रिपोर्ट कार्ड जिन्होंने जब तक काम किया, इसीलिए यानी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी हमें लोग अच्छी तरह से फुल मेजोरिटी के साथ, क्योंकि हमने काम किया है इसलिए मेजोरिटी के साथ सरकार फिर से वापस ला रही है। प्रमोद सावंत जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बात करें तो वो गोवा में आपकी जो सीट है, सेंक्विलिम की सीट, वहीं से वो कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। तो राहुल गांधी का आपके चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? आपको बताने के लिए मैं आपको कहने के लिए मैं कहता हूं कि मैंने 2012 में जिस साकली कॉन्स्टिट्यूंसी से ही चुनाव लड़ा था और तब के पंतप्रधान खुद तब के कैंडिडेट के लिए प्रचार में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे। तब कुछ पंतप्रधान का फर्क नहीं पड़ा तो अभी राहुल गांधी का क्या पड़ेगा। मेरे लोगों के ऊपर भरोसा है, मैं मेरे लोगों के साथ में रहता हूं हर वक्त। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे खुद रहने के लिए भी मैं यानी सीएम बंगलों पे नहीं तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं। मेरे लोगों के ऊपर मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, पूरे मेजोरिटी के साथ साकली सीट भी चुनी जाएगी। अच्छा, अब हाल के दिनों में गोवा से बाहर गोवा चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो उत्पल पर्रिकर को, मनोहर पर्रिकर जी की बेटे को लेकर हो रही है। वो पणजी सीट पर अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला। वहां के बारे में आप क्या कहेंगे? उत्पल पर्रिकर जी को पार्टी ने और 3 जगह पे ऑफर दी थी, 3 जगह पे डिफरेंट पार्टी के टिकट से कॉन्टेस्ट करने के लिए कहा था। लेकिन मैं इस बार बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पेंजिम से जो सिटिंग एमएलए मोन्सेरात था उसको टिकट दी है। 110% कॉन्फिडेंस से मैं कहता हूं कि वहां से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सावंत साहब, गोवा में अगर दोबारा आपकी सरकार बनती है तो आगे के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, और इसके अलावा अपनी जीत के कॉन्फिडेंस के पीछे की जो अहम वजह है वो भी एक बार बताते जाइए। मैं जो बता रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का मिशन हमें दिखाया इस कोविड कार्यकाल में, तो वही मिशन आगे बढ़ाते वक्त हम कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और स्वयंपूर्ण गोवा का जो अधूरा सपना है वो पूरा करने के लिए जो 1 साल के कार्यकाल में हम हर एक ग्राम पंचायत तक पहुंचे, हर एक लोगों तक पहुंचे हैं। हर एक को जो हाउसिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, रोड फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, फॉर द इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग, इस तरह के हर एक केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना हर एक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार जो काम को लगी है वही स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा हम पूरा करेंगे। तो डेफिनेटली यानी गोवा के आज़ादी के 60 साल बाद फर्स्ट टाइम कोई किसी को गांव में पूछ रहा है कि स्वयंपूर्ण गोवा के मुहिम के अंतर्गत गोवा के हर एक नागरिक को उसका राइट देने के लिए मेरी सरकार जुड़ी रहेगी। तो डेफिनेटली हम माननीय डबल इंजन की सरकार से डबल ग्रोथ गोवा में होगी, इसीलिए यानी डबल इंजन की सरकार गोवा में चाहिए। प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब तो ये 10 मार्च को ही पता चलेगा कि गोवा की जनता बदलाव चाहती है या आपको चाहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।